नमस्ते मित्रों, राम राम। आप सभी का स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और प्रथम पारी में लेवल 1 के विद्यार्थियों ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया और बहुत अच्छा पेपर आपके सामने आया है। और इस पेपर में अधिकांश विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से अपनी ओर से परफॉर्मेंस दी है। इसके लिए सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और पेपर सॉल्यूशंस के लिए मैं तो कुछ हिंदी के प्रश्नों के साथ ही आपसे चर्चा करने वाला हूं। और यूं देखें तो पेपर का एक स्तर जो था वो ठीक था, लेकिन प्रश्न बच्चे कर पाए ऐसे अच्छे प्रश्न थे और आपने निश्चित तौर पर बहुत अच्छा किया होगा। तो प्रथम पारी जो है हमारी लेवल 1 के विद्यार्थी रीट की परीक्षाओं से मुक्त हो गए। छोटी मोटी बातें, घटनाएं, जो भी छुटपुट न्यूज आ रही है, यहां ऐसा हो गया वैसा हो गया, इन पर ध्यान न देते हुए सेकंड लेवल वाले विद्यार्थी बहुत अच्छे से परीक्षा दें, ये ध्यान रख लेना आप। ये सारी बातें हमें बहुत दुखी करती है और इन दुखी करने वाली बातों का इलाज हमारे पास नहीं है। इसके लिए जो भी जैसी भी व्यवस्था, कितना सच्चा कितना झूठा, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ा सा भी कुछ होगा तो उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया जाता है। तो हम जरा सावधान रहते हुए हमें आगे जो है पेपर देना है, ये काम जो करना है जिस स्तर पर वो हो रहा होगा, हमारा काम जो है वो पेपर देना, हमारा मनोबल नहीं टूटे, ध्यान रखना। ये खबरें हमारी मनोबल भी तोड़ सकती है, इसलिए लेवल 2 के विद्यार्थियों को स्पेशली कह रहा हूं। लेवल 1 के विद्यार्थी तो पेपर सॉल्यूशन देखें, है ना, और लेवल 2 के विद्यार्थी भी देख लीजिए। प्रश्न है आएंगे घुमा फिरा के, शिक्षण विधियों के, व्याकरण के, ये तो यही प्रश्न है, घुमा फिरा के आएंगे, देख लीजिए आप भी। इसलिए मनोबल को मजबूत रखते हुए चलिए, जो 9 प्रश्न हमारे थे हिंदी से संबंधित, उन प्रश्नों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। पहला प्रश्न देखिएगा मित्रों। प्रश्न में है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। देखिए मित्रों, शुद्ध अशुद्ध जो शब्दावली है उस पर आधारित शब्द शुद्धि का एक प्रश्न आपके सामने आया। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। देखिए 4 आपके सामने ऑप्शन है और बहुत सरल सा प्रश्न अगर देखा जाए। बच्चे जहां कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद या तो इस ऑप्शन में या इस ऑप्शन में, और कभी कभी शायद इन दोनों में तो शायद बच्चे नहीं गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से पता है कि संधि का उपसर्ग का जो प्रकरण था उसमें भी मैंने अभिज्य शब्द अनभिज्य शब्द के बारे में बताया था, और शब्द शुद्धि में भी भिज्य और अनभिज्य के बारे में बात बताई थी। इस शब्द का थोड़ा विश्लेषण करते हैं मित्रों, तो अभिधनज्य होता है। क्या होता है मित्रों? अभिधनज्य। ध्यान आ गया बच्चों? अभिधन क्या होता है? ज्य होता है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिएगा, यहां मात्रा बड़ी नहीं होती है क्योंकि अभी जो है वो उपसर्ग है, वो उपसर्ग है, और ज्य यहां पर मूल शब्द है। यू मान लीजिए ये मूल शब्द है। ज्य यानी जानना, अभि यानी अच्छे से, जो जानता है उसको क्या कहते हैं? अभिज्य कहते हैं। और इसके आगे अगर अन उपसर्ग और लगा देते हैं तो अनभिज्य शब्द बन जाता है। तो ये पहला प्रश्न था हिंदी व्याकरण का और आप सबके बिल्कुल सही हुआ होगा। फिर दूसरा प्रश्न देखिएगा, क्रिया से संबंधित अच्छे प्रश्न आए। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जिस क्रिया के अंत में कर प्रत्यय लग जाए, है ना, या किसी एक क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया हुई हो, ऐसा हमें वाक्य से प्रतीत होता हो, तो यहां पर मित्रों कर प्रत्यय लगने की वजह से कोई काम, जयपुर जाने का जो काम है उससे पहले एक काम और कर रही सीता, और वो क्या कर रही है? खाना खाकर। तो आप सोचिए यहां पर क्रिया कौन सी होगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया है दोस्तों। ठीक है मित्रों, तो यहां पर ये ए वाला सही है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर ये बी वाला ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, संज्ञा से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? हमेशा मैं आपको कहता रहता है, नहीं है, इनको थोड़ा ध्यान देना है। संगत असंगत इनको ध्यान देना है। तो नहीं है, अब आप सोचिए कौन सा इसका सही उत्तर होगा? ये लड़का शब्द है मित्रों, इससे किसी एक विशेष लड़के की बोध नहीं होता, का बोध नहीं होता, जातिवाचक है। पुस्तक से एक किसी विशेष पुस्तक विशेष का बोध नहीं होता, जातिवाचक है। पहाड़ से किसी पहाड़ विशेष का बोध नहीं होता, यह भी जातिवाचक है दोस्तों। तो फिर बचा क्या? गंगा किसी एक नदी का नाम है मित्रों, विशेष नदी का नाम है गंगा नदी। तो मित्रों ये जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है,
ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपने भी ऐसा ही किया होगा। और यहाँ तो आप देखिए हिंदी के जो व्याकरण के 5 प्रश्न हैं, है ना, शिक्षण विधियों के जो प्रश्न हैं, उन सब को लेकर आप बड़ा आनंद के साथ आपने काम किया होगा निश्चित तौर पर। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है, गोविंद ने राम को जगवाया, ध्यान दीजिए, जगवाया, फिकवाया, उठवाया, खिलवाया, खुदवाया, तुड़वाया, पढ़वाया, ऐसी क्रियाएं जो है मित्रों जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य के द्वारा उस कार्य को संपादित कर देता है या कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो पूछा जा रहा वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो मित्रों नाम धातु नहीं है ना, अकर्मक भी नहीं है, इच्छा बोधक भी नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है, वो है प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, ध्यान देना, स्वयं कार्य नहीं करता है और किसी अन्य से कार्य संपादित करवा देता है या करने के लिए प्रेरणा देता है, कार्य संपादित करवा देता है या करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो बिल्कुल यहां बिल्कुल आपने भी प्रेरणार्थक क्रिया किया होगा दोस्तों। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सॉरी, देखिए क्रिया के कितने प्रश्न आ गए, 3 प्रश्न आ गए, है ना। सकर्मक क्रिया नहीं है, ध्यान देना। बहुत अच्छे से आपको जो प्रश्नोत्तरी कराई उसमें भी क्रिया के बहुत सारे प्रश्न थे और कंटेंट में भी आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया और मुझे आत्मसंतोष है मित्रों। गला पूरी तरह से ठीक हुआ ही नहीं है, लेकिन इसको कम ही आराम दे रहा हूं। रमा हंसती है, देखिए हंसना क्रिया है ना। तो भले इससे पूछा क्या, तो उत्तर तो कुछ आ ही नहीं रहा है। क्रिया से हम क्या प्रश्न पूछें, ध्यान रखना। फल खा रही है, सुधा फल खा रही है, क्या फल भरता है, क्या पानी, है ना, और खेल रहा है क्या फुटबॉल। तो ये तीनों तो मित्रों क्या है, सकर्मक है, ये सीधा दिख रहा है, ये तीनों सकर्मक क्रिया है। तो फिर रमा हंसती है, हंसने की क्रिया का प्रभाव जो है सीधा कर्ता पर ही पड़ता है। तो यहां पर ये अकर्मक क्रिया है मित्रों, ध्यान रखना। हंसना, है ना, अकर्मक क्रिया है। रोना, उठना, बैठना आदि, है ना, ये अकर्मक क्रिया है। और ये यही पूछ रहा है कि किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। तो एक वाला जो ऑप्शन है, ए वाला जो ऑप्शन है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर शिक्षण विधियों से संबंधित है, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर, ध्यान रखना, प्रश्न को ढंग से पढ़ना, एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस एक गुण का अभाव रहेगा। एक परीक्षा हमने ली और उसमें जो 50 प्रश्न है, 50 प्रश्नों का स्तर एक जैसा है, तो उस परीक्षा में आखिर कौन से गुण का अभाव रहेगा। देखिए विश्वसनीयता अपनी जगह है, वेद्यता भी ठीक है, वस्तुनिष्ठता भी उसमें होगी, लेकिन अगर प्रश्नों का स्तर एक जैसा है तो मध्यम बुद्धि लब्धि वाले, निम्न बुद्धि लब्धि वाले, उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को हम बाइफरगेट नहीं कर पाएंगे, यानी विभेदकारिता के गुण का क्या रहेगा, अभाव रहेगा। और ये प्रश्न मैंने शिक्षण विधियों में भी आपको दिया है। चलिए फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। ध्यान रखना, श्रव्य, कानों से सुनकर अधिगम करने वाली सहायक सामग्री कौन सी नहीं है। तो मित्रों रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, इन सबको तो सुनकर, है ना, तो ये तो श्रव्य सहायक सामग्री है। एपिडायस्कोप जो है ये दृश्य सामग्री हो गया, समझ गए मित्रों, ये दृश्य सामग्री हो गया, लेकिन ये तीनों तो श्रव्य सामग्री है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी है, सही उत्तर। आपने भी ऐसा ही किया होगा। फिर देखिए मित्रों, चित्रों को आवश्यकतानुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं। कक्षा कक्ष में जैसे पढ़ा रहा हूं मैं, और मैं पास में एक इस तरह का बोर्ड लगाऊं जिस पर बहुत सारे जो फ्लैश कार्ड वगैरह उसको चिपका दूं, तो ऐसे बोर्ड को क्या कहते हैं। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हुए होंगे निश्चित तौर पर। श्याम पट्ट और हरित पट्ट तो एक ही प्रकार है मित्रों, ये हरे रंग का है, ये श्याम रंग का है, लेकिन यहां जो उत्तर होना चाहिए वो है फ्लालेन का पट्ट, है ना, एक कपड़ा इस तरह से पट्ट के ऊपर लगा हुआ जिसमें आराम से हम क्या कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, है ना, पिनअप कर सकते हैं। फ्लालेन पट्ट इसका सही उत्तर है दोस्तों। और फिर देखिएगा, विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है। मित्रों बहुत अच्छे से आपको उपलब्धि परीक्षण की कक्षा शिक्षण विधियों में निःशुल्क दी थी। एक कक्षा नहीं, पूरी शिक्षण विधियां जो आपके इंपॉर्टेंट थी वो सब दी है। तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने प्रश्न का उत्तर दिया होगा कि
बच्चों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, है ना, ध्यान रखना, विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण, है ना, आवश्यक होता है। मित्रों देखिए यहां पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को समझना भी है, उत्तर जल्दबाजी में नहीं देंगे, प्रश्न समझेंगे। हाँ, यहां इस बात पर ध्यान देना है कि विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण आवश्यक है। अब देखिए, कमजोरी का पता लगाने के लिए बच्चों में हमें निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के परीक्षण, अब यह जहां कमजोर क्षेत्र शब्द आ गया है मित्रों, वहां पर हमें प्राथमिकता से यहां हमें निदानात्मक परीक्षण की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण से इसकी कमजोरी का कारण क्या है ना, कमजोर क्षेत्रों की पहचान। लेकिन या फिर देखो, मैं खुद इसके विश्लेषण में मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं इस प्रश्न में, आप कितने कंफ्यूज हुए होंगे। 2-3 तरह से इस प्रश्न को आपको सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस प्रश्न में पूछने वाली जो बात है वो क्या है, कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, ध्यान रखना, कमजोर क्षेत्र है और उसकी क्या करनी है, पहचान करनी है। तो कमजोर क्षेत्रों के पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण आवश्यक है, तो ये दो तो ठीक है, संकलनात्मक और निर्माणात्मक परीक्षण, ये तो नहीं है, लेकिन उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में से कोई एक होगा। तो उपलब्धि परीक्षण जो है मित्रों, उसका उपयोग किसके लिए है, उसका उपयोग बच्चों को एंट्रेंस परीक्षा देना है, उसको उपलब्धि का पता करना है, उसके लिए है। कमजोर क्षेत्रों की पहचान, यानी कमजोरी का कारण क्या है, कमजोरी का कारण क्या है, इसके लिए तो होता है निदानात्मक परीक्षण। जैसे आपने एक परीक्षण लिया, है ना, और आपको पता चला कि बच्चे इतने कमजोर हैं, उस कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण आवश्यक है। तो आप सोचिए, पहला तो है यहां कमजोर क्षेत्र, बहुत सरल सा दिखने वाला प्रश्न है, कमजोर क्षेत्र, और क्या करना है, की पहचान, क्या करना है, कमजोर क्षेत्र की पहचान। तो आप देखिएगा, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोसिस जो है परीक्षण है, वो आखिर ये कमजोर है, इसके कारणों की पहचान। तो कमजोरी की पहचान के लिए ये है, कमजोर क्षेत्रों की पहचान के लिए, कारण के लिए नहीं है, कमजोर क्षेत्रों की पहचान के लिए। तो यहां पर मित्रों हम प्राथमिकता से उपलब्धि परीक्षण की तरफ जा सकते हैं, है ना, और भी जो आयोग के द्वारा फाइनल आंसर की होगी उस पर जो है सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन फिर भी प्रश्न बहुत अच्छे थे और आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं किनको दे रहा हूं, लेवल 2 वाले विद्यार्थियों को। लेवल 1 वालों का महायुद्ध पूरा हुआ, अब आप आगे की तरफ और अपनी तैयारियां जो है करते रहें। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, और बहुत मजे से परीक्षा दीजिएगा। इन छोटी मोटी खबरों को सीधा अपने कानों तक न लाएं, आपके भीतर का आत्मविश्वास मजबूत रहना चाहिए। जो काम हमारे बूते में नहीं है उस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पूर्ण मनोयोग से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट मित्रों।